हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 8 को कंप्लीट। आज हम करेंगे यूनिट 8 को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इस सबसे पहले दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ये जो आपके थंबनेल पर एक बुक दिख रही होगी, ये है मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की वस्तुनिष्ठ बुक। ये बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे प्रीफर कर सकते हैं। और क्यों प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक से ठीक है एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक और एमपी पीएससी 2020 और 18, 17, 16 जितने भी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक से आए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसे प्रीफर कर सकते हैं। और वाकई में मानिए दोस्तों, तो ये बुक शानदार बुक है, तो आप एक बार अगर चाहें तो प्रीफर कर सकते हैं। और आपको इस बुक का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे आगे की ओर दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर क्या होता है भैया, अधिक रहता है। किस भाग में भैया रहता है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है भैया। तो वार्षिक तापांतर जो है ये मध्य प्रदेश के किस भाग में, उत्तरी भाग में, किस भाग में, उत्तरी भाग में अधिक रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे कि ये कुछ देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये कब आया भैया, ये एमपीपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी प्रकार करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 2020 में एमपीपीएससी, ठीक है, फिर क्या है वन रक्षक, पुलिस, जेल प्रहरी वगैरह, एमपी पटवारी, बहुत सारे काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में इस बुक से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मैं बढ़ूंगा यही के साथ अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतुओं में औसत तापमान बढ़ता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतुओं में औसत तापमान बढ़ता है, कितना बढ़ता है भैया। तो भैया ये होता है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। किधर बढ़ता है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। किधर बढ़ता है भैया, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक ना, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतुओं में औसत तापमान जो है बढ़ता है, किधर से बढ़ता है भैया, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये भी एमपीपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर जो है दोस्तों किस माह में होता है, किस माह में होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर जो है ये आपके मार्च माह में होता है। किधर, मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर से आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में, किसे पूछ रहा है, देखिए शीत ऋतु में पूछ रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है भैया। तो न्यूनतम तापमान जो है ये शिवपुरी में रहता है। कहाँ रहता है, शिवपुरी जिले में रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान शिवपुरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मौसम क्या है, मौसम क्या है, क्या है भैया मौसम है, बताइएगा मौसम क्या है, क्या क्या है। तो मौसम जो है दोस्तों ये है आपका वायुमंडल में अब अल्पकालीन परिवर्तन। मौसम क्या है, वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन है। क्या है, वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन है मौसम। ठीक है, मौसम की परिभाषा क्या होती है भैया। तो मौसम की परिभाषा होती है कि वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन या चेंजेस जो भी होते हैं उसको मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं कि वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटे मतलब यह एक छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करता है। क्या करता है, यह जो है एक छोटे से क्षेत्र को प्रभावित करता है। और मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। ठीक है, मौसम दिन में कई बार बदल सकता है, कोई फिक्स नहीं रहता, कई बार बदल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया मध्य प्रदेश में होने वाली हल्की वर्षा को। ठीक है, शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है मावट। क्या कहते हैं, मावट कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, मावट। ठीक है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को मावट कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, जलवायु क्षेत्र और उनके प्रकार। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ये जितने भी दिए हैं ये जलवायु हैं और ये इनके प्रकार हैं। ठीक ना, कौन सा क्या चीज़ है इसका सही होगा। ठीक ना, सही सम्मिलित करना है। ठीक है, सही बताना है कि क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या क्या है कि जलवायु क्षेत्र में पहला क्या है, मालव पठार जलवायु। क्या है, मालव पठार जलवायु। ठीक है, क्या है, मालव पठार जलवायु। क्या है भैया, विषम जलवायु।
इसका मालवा पठार जलवायु का मतलब होता है विषम जलवायु, ठीक ना। इसका जो है मतलब ग्रीष्म ऋतु जो है ये क्या है भैया, विषम जलवायु है। क्या ये बात सही है? तो इसमें क्या बोल रहा है कि नहीं, मालवा पठार जलवायु जो है इसकी जो जलवायु होती है वो क्या होती है, सम जलवायु होती है। क्या होती है? सम जलवायु होती है। ठीक है। फिर क्या है भैया, इसके बाद उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान क्या है भैया? उत्तर का मैदान, तो उत्तर का मैदान जो होता है भैया ये अधिक गर्म होता है, ठीक ना, मतलब अधिक गर्म और अधिक ठंडा होता है। तो इसमें अधिक गर्म और अधिक ठंडा है तो नहीं, ठीक है ना, तो विषम जलवायु हो गया। तो इन दोनों में से कोई सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित कथनों में से, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ से सही है, संदर्भ में सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है, ठीक ना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो मध्य प्रदेश संदर्भ में सही है। कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये जो ऑप्शन नंबर बी है, क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु क्या है, ठीक है। जलवायु की परिभाषा पूछ रहा है दोस्तों कि जलवायु क्या है, क्या होती है जलवायु, ठीक है। तो जलवायु जो है ये होती है वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन जो होती है वो जलवायु कहलाती है, ठीक ना। वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु कहलाती है। और मौसम किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन मौसम कहलाती है और वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु कहलाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षा की समृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिम दो भागों में बांटती है, ठीक है। कितने वर्ष, देखिए कितने वर्षा की समृष्टि रेखा, ठीक ना, कितने वर्षा की समृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर, कितना भैया? 60 सेंटीमीटर की समृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखा, मतलब किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है, ठीक है। किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है भैया? ये होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके कारण ये सूखाग्रस्त रहता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती हैं। मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती हैं? कब प्राप्त होती हैं भैया मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती हैं? तो 21 जून को मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 21 जून को मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें जो है वो अधिक प्राप्त होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कट्टीवाड़ा, पंचमढ़ी और अमरकंटक क्षेत्र किन अंतर गैप से वर्षा प्राप्त करते हैं? किन अंतर गैप से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो भैया ये जो है ताप्ती घाटी गैप से और नर्मदा घाटी गैप से, अर्थात इन दोनों से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि फाहान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है, ठीक है। फाहान ने क्या बोल रहा है भैया कि फाहान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है? किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है? तो किस क्षेत्र की जलवायु को भैया? तो मालवा के पठार की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है। तो भैया उत्तर के मैदान में मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। उत्तर के मैदान में मध्य प्रदेश में जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अमरकंटक क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अमरकंटक क्षेत्र जो है वो किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आएगा भैया? तो ये आएगा विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भैया 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और ये वो 4 भाग हैं, कौन कौन से? मालवा का पठार सम जलवायु, उत्तर का मैदान विषम जलवायु, विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, फिर नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक ना। ये है जो इसके क्या है भैया, ये जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि
क्या है अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? तो भैया 3 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, 3 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी ऋतुएं भैया? ग्रीष्मकालीन है, वर्षाकालीन है और शीतकालीन है। ठीक ना, ये 3 ऋतुएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है? ठीक ना, यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है? यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है? क्या है भैया? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम है। मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों कि भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो भैया 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भैया 6 ऋतुएं? पहला होता है बसंत ऋतु। ठीक है, बसंत होता है। फिर क्या होता है? बसंत के बाद फिर होता है आपका ग्रीष्म ऋतु। ठीक ना, ग्रीष्म ऋतु होता है। फिर क्या होता है? ग्रीष्म के बाद फिर होता है आपका वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद होता है फिर शरद ऋतु। ठीक ना, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु होता है। फिर हेमंत ऋतु होता है। ठीक है, हेमंत ऋतु होता है। फिर हेमंत ऋतु के बाद क्या होता है? शिशिर ऋतु होता है। क्या होता है? शिशिर ऋतु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक ना, 6। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं भैया? तो 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। और वो कौन कौन सी है भैया? तो पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है शीत ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु, चौथा है शरद ऋतु। मतलब शीत यानी शीत ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। ठीक है, मानसूनी निर्वातन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या औसत से संबंधित नहीं है? इनमें से क्या औसत से संबंधित नहीं है? ठीक है, इनमें से क्या औसत से संबंधित नहीं है? तो भैया समवृष्टि जो है ये औसत से संबंधित नहीं है। ठीक है, औसत से संबंधित क्या नहीं भैया? तो क्या वर्षा से संबंधित नहीं है? तो जो समवृष्टि होती है वो वर्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा देखिए पहले फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है भैया? तो मध्य अक्टूबर में शीत ऋतु आरंभ होती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? मध्य अक्टूबर में शीत ऋतु आरंभ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतुओं के अंतर्गत उत्तरीय भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उत्तरी भागों में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो भैया इसको जाना जाता है लू के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भैया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान जो है, सर्वाधिक तापमान ये गंज बसौदा में अंकित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गंज बसौदा में अंकित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। तो भैया इसका है उत्तर पश्चिम। क्या भैया? उत्तर पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ होती है भैया? उत्तर पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन में है कि भैया मध्य प्रदेश में किस भाग में अधिक वर्षा होती है? मध्य प्रदेश में किस भाग में अधिक वर्षा होती है? मध्य प्रदेश में किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो भैया होती है पूर्वी भाग में। किधर होती है? पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? अधिक वर्षा कहाँ होती है? अधिक वर्षा जो है ये आपके पूर्वी भाग में होती है। और कम वर्षा किस भाग में होती है भैया? तो कम वर्षा जो है ये गोहद यानी भिंड में होती है। कहाँ होती है? भिंड में होती है। गोहद भिंड में होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत कितना होती है? ठीक ना, कितनी होती है? मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत कितना होती है? ठीक ना, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है भैया? ये होती है 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है।
मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। कहाँ स्थित है भैया मध्य प्रदेश में जंतर मंतर? तो भैया तो मध्य प्रदेश में जंतर मंतर जो है ये उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो जंतर मंतर उज्जैन में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था भैया जंतर मंतर का निर्माण? तो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह ने कराया था। किसने कराया था? सवाई राजा जयसिंह ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने कराया था। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है, किसे कहा जाता है भैया? तो मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी सितंबर अक्टूबर माह को कहा जाता है। कब कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है सितंबर अक्टूबर माह को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भैया मध्य प्रदेश में एस मतलब सुभाष चंद्र शेखर वेधशाला, ठीक ना, सुभाष एस चंद्रशेखर मतलब जो है सुभाष चंद्र शेखर वेधशाला जो है वो कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र वेधशाला कहाँ है? एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ स्थित है? ठीक है, एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ स्थित हुई है? तो इंदौर में स्थित है। कहाँ है? इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है भैया मध्य प्रदेश को? तो मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? इसे बांटा गया है 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। ठीक है, कितने जलवायु क्षेत्रों में? 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर पढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर और शिवपुरी किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ग्वालियर और शिवपुरी जो है किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं भैया? तो ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों कि बालाघाट जिला किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? बालाघाट जिला जो है वो किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? तो बालाघाट जिला जो है वो आपके छत्तीसगढ़ मैदान, ठीक ना, छत्तीसगढ़ मैदान जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर पढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मालवा क्षेत्र के देखिए मालवा क्षेत्र के विकसित होने के क्या कारण है? मालवा क्षेत्र के विकसित होने के क्या कारण है? क्या कारण है भैया मालवा क्षेत्र का जो विकसित होता है? तो इसका कारण है जलवायु। क्या है भैया? जलवायु है। जलवायु के कारण मालवा क्षेत्र विकसित होता है। ठीक ना, जलवायु के कारण मालवा क्षेत्र विकसित होता है। ठीक ना, देखिए मालवा क्षेत्र में देखिए क्या है कि मालवा क्षेत्र विकसित होने में वहाँ की जो सम जलवायु है उसका अहम योगदान है। ठीक है, जो वहाँ की सम जलवायु है उसका अहम योगदान है। ठीक है, अहम योगदान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला? तो इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र शामिल है? मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र शामिल है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र शामिल है। कहाँ है भैया? तो बुंदेलखंड में शामिल है। कहाँ है? बुंदेलखंड में शामिल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है? मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है? किसे कहा जाता है भैया? तो चौमासा वर्षा ऋतु को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चौमासा जो है वो वर्षा ऋतु को कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में चौमासा जो है वो वर्षा ऋतु को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं भैया कि निम्न कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ठीक ना, मध्य प्रदेश में अधिकांश देखिए क्या है, देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून में होती है। क्या है बात सही है? तो मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो होती है दोस्तों ये दक्षिणी और पश्चिमी मानसून में होती है। जी हाँ, एकदम बात सही है। फिर क्या है, राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। तो जी हाँ दोस्तों, राज्य में ऋतु वेधशाला जो है ये इंदौर में स्थित है। फिर क्या है, मालवा पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मालवा पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मालवा पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? ठीक है, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है भैया? तो कर्क रेखा प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों कि सूर्य के दक्षिणायन, ठीक ना, सूर्य के दक्षिणायन होने
से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? क्या होगा भैया? ताप में कमी होगी। क्या होगी? तापमान में कमी, ताप में कमी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में दक्षिणी क्या है? देखिए, वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में उत्तर पूर्व की ओर घटता है, उत्तर पूर्व की ओर घटता है। क्या बात सही है? हाँ, क्या ये बात सही है? तो जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। फिर क्या है? बघेलखंड पठार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ दोस्तों, ये भी बात सही है। फिर क्या है भैया कि क्या है इसके बाद? देखिए कि इसमें है कि प्रदेश, ठीक ना, प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। कि यह बात सही है? तो जी हाँ दोस्तों, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब इसमें दिए हुए ऑप्शन में से कोई एक जो है वो गलत है, तो कौन सा है? ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। पहला है कि मध्य भारत पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से अधिक होती है। क्या ये बात सही है? तो देखिए भैया, ये अधिक नहीं होती, कम होती है। ठीक है, यहाँ पे तो कम होता है। फिर क्या, नर्मदा घाटी वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती है। जी हाँ होती है। फिर क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी का अपवाह तंत्र विद्यमान है। तो जी हाँ है। फिर क्या है, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसूनी होते हैं। तो जी हाँ होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस तरह की फसल के लिए लाभदायक होती है? ठीक ना, किस तरह की फसल के लिए लाभदायक होती है भैया? तो ये जो होती है, ये होती है आपकी रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वर्षा की परिवर्तनीय कहलाती है, वर्षा की परिवर्तनीय कहलाती है। ठीक ना, वर्षा की परिवर्तनीयता, ठीक है, परिवर्तनीय या परिवर्तनीयता कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? ये कहलाती है औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना, औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना, ये कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? कौन सी फसल के लिए लाभदायक है भैया? तो यह जो है गेहूं के लिए, चना के लिए और सरसों के लिए, अर्थात उपरोक्त सभी के लिए लाभदायक है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए उत्तरदायी? मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून जो है, ग्रीष्मकालीन मानसून है वो किस फसल के लिए लाभदायक है? तो वो जो है चावल और सोयाबीन, इन दोनों के लिए लाभदायक है। उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ठीक है, बोथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये आपके पार्ट यानी यूनिट 8 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने यूनिट 6 और 7 एक साथ कंप्लीट करा दिया था, और इस यूनिट में मैंने यूनिट 8 को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, यूनिट 8 क्या था भैया आपका? ऋतु परिवर्तन, ये मतलब ऋतुओं से रिलेटेड क्वेश्चन था, मौसम जलवायु परिवर्तन। ठीक है ना, मौसम जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसके मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब मैं मिलूंगा आपके साथ अगले वीडियो में यूनिट 9 के साथ। ठीक ना, यूनिट 9 को लेके आऊँगा और उस वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर कमेंट करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा लगे तो, ठीक ना, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और हाँ दोस्तों एक बात बोलूँगा कि ट्रस्ट एंड बिलीव गेट 100% सक्सेस, मतलब ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए, ठीक ना, बिलीव करिए, भरोसा करिए, आपको 100% 101% आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हम जिस सिलेबस को पढ़ा रहे हैं वो पूरा पटवारी में आने वाला है, पटवारी एग्जाम के लिए आने वाला है। ठीक है, हम स्पेशली तैयारी पटवारी एग्जाम के लिए करा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना समझें कि हम केवल पटवारी के लिए ही पढ़ा रहे हैं। जो MP GK जो चलती है वो आपके MP PSC, ठीक है, MP PSC हो गया, फिर क्या है आपका जेल प्रहरी हो गया, जेल प्रहरी के बाद क्या है भैया आपका वन रक्षक हो गया, फिर पटवारी हो गया, मतलब काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ये सब कम्पिटिटिव एग्जाम में जो MP GK आते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जा रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे कराए जा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए हम मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।